गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्लास 10th में और क्लास 12th में हिंदी सब्जेक्ट में 90 एबोव मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। उन स्टेप्स को फॉलो करने से जहां हमारे समय की बचत होगी, वहीं साथ साथ हमारा एग्ज़ाम भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सबकी तमन्ना होती है, हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग 90 एबोव मार्क्स गेन करें, 95% मार्क्स गेन करें, 96% मार्क्स गेन करें, 100 में से 100 मार्क्स गेन करें। उसके लिए हमें बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझदारी का साथ करना होगा। देखिए, बिना पढ़े तो नंबर आएंगे नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। लेकिन वो याद की हुई चीज़ें, वो समझी गई चीज़ें हमें किस तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा होगा, तो हमारे हिंदी में 4 खंड हैं: अपठित गद्यांश, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक और रचनात्मक लेखन। ये 4 हम लोगों के क्या आते हैं? खंड आते हैं, जिसे हम सेक्शन भी कह सकते हैं। अपठित गद्यांश खंड 6 में व्याकरण, खंड 11 में पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर और खंड 6 में रचनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत निबंध, पत्र और विज्ञापन आते हैं। हम सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र में से अपना अपठित गद्यांश करेंगे, जिसे हम रीडिंग सेक्शन भी कहते हैं। अपठित गद्यांश को पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस समय हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो बिल्कुल सक्रिय होता है, एकदम फ्रेश होता है और हम अच्छे ढंग से सोच सकते हैं। अपठित गद्यांश में हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढने होते हैं, और जब हमारा मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश होगा, माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश होगा, उस समय हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपठित गद्यांश ही करना चाहिए। अपठित गद्यांश करने के लिए हमें पहले प्रश्नों को पढ़ लेना है और उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने से हम जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर हमें साथ साथ मिलते चले जाएंगे, हमारी उससे समय की बचत होगी। नहीं तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्न पढ़ेंगे और फिर दोबारा से गद्यांश पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो उससे हमारा समय जो होगा वो वेस्ट होगा। तो हमें अपने समय को भी बचाना है, अपने समय को भी नियंत्रित करना है। तो इसीलिए हम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद हम लोग उत्तर गद्यांश को पढ़ते हुए अपने उत्तरों को ढूंढ लेंगे। सेकंड नंबर पे हम लोग करेंगे अपना 4th वाला सेक्शन, रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग सेक्शन। हम राइटिंग सेक्शन को सेकंड नंबर पर करेंगे। सेकंड नंबर पर इसलिए करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सुबह के समय जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो उस समय हमारा माइंड जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, हम अच्छे ढंग से सोच समझ सकते हैं। और राइटिंग सेक्शन में हमें निबंध लिखना होता है, पत्र लिखना होता है, जिसके लिए हमें विषय को समझना पड़ता है, विषय के ऊपर सोचना पड़ता है और तब अपने विचारों को लिखना पड़ता है। और जब हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा तब हम अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए सेकंड नंबर पर हमें राइटिंग सेक्शन करना है। राइटिंग सेक्शन में जब निबंध आपके पास आएंगे तो निबंध में जो विषय होगा उस विषय के नीचे आपको संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। उन संकेत बिंदु के आधार पर आप लोगों को निबंध लिखना होता है। आप उस विषय पर पहले चिंतन कर लें,
कुछ जो मुख्य बातें आपको लगती हैं आप उनको लास्ट के पेज पर लिख लें, छोटे छोटे शब्दों में लिख लें कि मैं इस निबंध में ये चीज़ें लिखना चाहता हूँ, उसे फटाफट वहाँ पर लिख लें छोटे छोटे पॉइंट में। बहुत लंबे लंबे पॉइंट में नहीं लिखना है, छोटे पॉइंट में कि एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, इस तरीके से आप पॉइंट में डाल लें। मान लीजिए कंप्यूटर के ऊपर ही आपको लिखना है तो कि कंप्यूटर के किन किन क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता है, तो आप लिख सकते हैं चिकित्सा, ठीक है, यातायात, व्यापार, इस तरीके से शॉर्ट में डाल लें ताकि आपको जब आप निबंध लिखें तो आपको याद रहे कि हाँ हाँ ये सब चीज़ें मुझे इसमें जोड़नी है, इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे लिखना है। क्लियर? और बाद में जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो उसको आप काट दें, जो आपने पीछे किया है रफ कार्य, ऊपर रफ कार्य लिख दें उसको और उसको काट दें। क्लियर? इसी तरीके से आप लोग फिर पत्र के विषय में चिंतन करें कि आपको किस विषय पर पत्र दिया गया है, उसको समझें और फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ करें। 3rd नंबर पे हम लोग करेंगे व्याकरण, अपना खंड है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन हम 3rd नंबर पर इसलिए करेंगे क्योंकि ग्रामर पोर्शन में जो प्रश्न होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके आंसर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब हमने पहले रीडिंग सेक्शन किया, फिर हमने राइटिंग सेक्शन किया। राइटिंग सेक्शन में हमें कंटिन्यू लिखना है जिस कारण हाथ थक जाता है, और 3rd नंबर पर जब हम व्याकरण सेक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमें थोड़ा आराम मिलेगा, हमारे हाथों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा क्योंकि हमें छोटे छोटे ही आंसर लिखने हैं। एक एक लाइन के भी आंसर नहीं होते, मुश्किल से 5 वर्ड या 6 वर्ड के आंसर होते हैं व्याकरण में। तो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। और लास्ट में सबसे एंड में हम करेंगे अपना खंड गय पाठ्य पुस्तक वाला। इसको लास्ट में करने का एक रीज़न है क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक वाला हमारा पोर्शन है यानी खंड गय जो है, जिसमें से हमारे पास प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमने पहले पढ़ा होता है, कक्षा में पढ़ा होता है, घर में पढ़ा होता है, उन्हें समझा होता है और एग्ज़ाम के समय में और ज़्यादा हम लोग उसको पढ़ कर जाते हैं, याद करके जाते हैं, लर्न करके जाते हैं। तो एंड में जब हम उसको करते हैं तो हमारे मन में एक बोझ नहीं होता है और दूसरा हमें सोचना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो हमें पता है, वो हमें आता है। अगर हमारे पास किसी कारणवश थोड़ा बहुत समय कम भी रह जाता है तो भी हम उनके आंसर लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। उनको लैंडी करके मत लिखिएगा, उनको पॉइंट टू पॉइंट भी लिख देंगे अगर आप, तो भी आपका आंसर पूरा सही माना जाएगा। इसीलिए हम लोग खंड गय को यानी पाठ्य पुस्तक वाला जो हमारा पोर्शन होता है उसको सबसे एंड में करते हैं, क्योंकि वो हमें मालूम है, हमें पता है, हमने पहले से उसको जाना है, तो हमें उसे लिखने में आसानी होती है। हम उसे बार बार सोचेंगे नहीं कि इसका हम आंसर क्या लिखें। उदाहरण के लिए कि अगर आपके पास आता है कि जितेन नार्गे की भूमिका को याद रखते हुए कुशल गाइड के विषय में बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो आप उसको बहुत लंबा आंसर ना लिख करके पॉइंट टू पॉइंट लिख दें कि उसको अपनी क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने क्षेत्र की राजनीतिक जानकारी होनी चाहिए, उसे हंसमुख होना चाहिए, उसे वहाँ की रोचक तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं, उससे आपके समय भी बचेगा और आपका हाथ भी रिलैक्सेशन में रहेगा। यदि हम अपना ये वाला पोर्शन, रचनात्मक लेखन वाला जो हमारा पोर्शन है यानी सेक्शन है, खंड है, अगर हम इसको एंड में करते हैं तो एक तो जब हम पाठ्य पुस्तक वाला सेक्शन करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि उसके आंसर्स हम लोगों को आते हैं, तो हम उसको प्रॉपर लिखना पसंद करते हैं और लिखते चले जाते हैं, जिस कारण क्या होता है हमारा बहुत सारा समय यहाँ कंज्यूम हो जाता है और लास्ट वाले सेक्शन के लिए हमारे पास समय कम रह जाता है और हम जल्दबाजी में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं अपने विषय के बारे में और अनावश्यक लाइनों को दोहराते चले जाते हैं, जिस कारण वो प्रभावशाली नहीं लिखा जाता और फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं।
कई बार कई बच्चों का ऐसे बीच में अधूरा छूट जाता है या पत्र छूट जाता है। उसका रीज़न यही है कि हम उसको सबसे एंड में करते हैं और एंड में हम सोचने बैठ जाते हैं कि हम क्या टॉपिक के ऊपर लिखें, क्या ना लिखें, और जल्दबाजी में फिर हमें जो विचार हैं हमारे, वो हमारे मन में सही तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो हमें इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना है और कौन सा सेक्शन बाद में करना है। देखिए, गारंटी इस बात की है कि अगर आपने सब कुछ लर्न किया है, आपने सब कुछ पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप इस तरीके से जो मैंने स्टेप बताए उनको फॉलो करें, आपके 100 में से 100 मार्क्स निश्चित हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यदि आपने पढ़ाई ही नहीं की है तो फिर स्टेपों को फॉलो करने से भी कुछ नहीं होगा। ये बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि पढ़ना तो आवश्यक है, आपको पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ने को भी हम एक तरीके से जब प्रस्तुत करेंगे तो हमारे मार्क्स अपने आप ही अच्छे आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में इस बताए गए स्टेप्स को, बताए गए संकेतों को फॉलो करेंगे, उनका निर्वाह करेंगे और हिंदी भाषा में भी 100 में से 100 अंक प्राप्त करेंगे।